आज मैं जल निकास की यूनिट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको पहला पार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको उसमें 6 प्रश्नों के बारे में अध्ययन कराया था। मैं गोविंद असाटी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कृषि संकाय विषय से एक्सेलेंस स्कूल टीकमगढ़ में पदस्थ हूँ। सेकंड पार्ट में आज मैं आपको आगे अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है, पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर लिखिए। इनमें निम्नांतर बनते हैं। ये प्रश्न आपको 2010, 2016, 2018 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला अंतर बनता है, पृष्ठीय नालियों में नाली निर्माण की लागत कम आती है। भूमिगत नालियाँ जो होती हैं इनके बनाने में प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। दूसरा अंतर, पृष्ठीय नालियों को बनाने से खेत की जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जबकि भूमिगत नालियों के निर्माण करने पर खेत के क्षेत्रफल या जोत के क्षेत्रफल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा अंतर है आपका, इसमें कृषि क्रियाओं में बाधा आती है पृष्ठीय जल निकास में, जबकि भूमिगत जो नालियां बनाई जाती हैं इनमें कृषि क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। चौथा डिफरेंस जो आपका आता है, पृष्ठीय जल निकास की नालियां बनाने से मृदा क्षरण की संभावना अधिक रहती है, मृदा कटाव अधिक हो सकता है, जबकि भूमिगत नालियां का निर्माण करने से मृदा क्षरण की संभावना बहुत कम रहती है। पांचवां अंतर, पृष्ठीय नालियाँ को प्रतिवर्ष इनकी मरम्मत करना पड़ती है, जिससे हमारा हर वर्ष हमको राशि खर्च करनी पड़ती है, व्यय होता है। भूमिगत नालियाँ एक बार बना देने पर इनमें हर वर्ष कम से कम व्यय करना पड़ता है। तो ये हमारे 5 अंतर हुए। 4 अंक का प्रश्न आपका आता है, 5 पॉइंट आपको लिखना है। अगला प्रश्न जो बनता है आपका, सिंचाई और जल निकास में अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ये प्रश्न आपको 2011 एवं 2018 में पूछा जा चुका है। पहला इसमें जो आपका कॉलम बनता है सिंचाई का, तो यह खेतों में पानी देने की एक क्रिया है। जब खेतों में कृत्रिम तरीके से फसलों में पानी दिया जाता है तो वो क्रिया सिंचाई कहलाती है। जल निकास, खेतों में भरे हुए अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो ये पानी को बाहर निकालने की एक विधि है। दूसरा डिफरेंस इसमें बनता है, इसमें नालियाँ खेत की सतह से ऊंची बनाई जाती हैं, क्योंकि सिंचाई की नाली का पानी खेत में लाना पड़ता है। जल निकास में इसमें नालियाँ खेत की सतह से नीचे बनाई जाती है, क्योंकि खेत में उपस्थित पानी को हमें खेत से बाहर निकालना है, इसलिए इसकी नालियाँ खेत की सतह से नीचे बनाई जाती हैं। तीसरा डिफरेंस है, सिंचाई की क्रिया करने से भूमि का वाटर लेवल या जल का स्तर खेत में बढ़ता है, जबकि जल निकास की क्रिया करने से खेत के जल का स्तर नीचे की ओर गिरता है। चौथा डिफरेंस है, सिंचाई की नालियाँ की आवश्यकता हमें वर्ष भर पड़ती है, क्योंकि खेतों में फसलें उगाई जाती हैं तो इनको हमें वर्ष पानी देना पड़ता है, जबकि हमें जल निकास की नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में पड़ती है, क्योंकि उस समय बारिश ज़्यादा होती है और खेतों में पानी भरने की संभावना ज़्यादा रहती है। पांचवा अंतर, सिंचाई जल का प्रयोग हम घरेलू उपयोग में कर सकते हैं, नहाना धोना और अन्य क्रियाओं में, जबकि जल निकास के माध्यम से जो खेतों से पानी बाहर निकलता है इसका घरेलू उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें गंदगी मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये वही प्रश्न हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनता है जो 2017 में पूछा गया था, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकास की क्रिया किन किन कारणों से प्रभावित होती है?
तो इसमें निम्न कारक है, मैं आपको इनकी हेडिंग्स के बारे में बता देता हूँ, डिटेल वर्णन आपको स्वयं लिखना है। भूमि का ढाल, जिन क्षेत्रों में भूमि का ढाल अधिक होता है, भूमि ऊंची नीचे होती है, उन क्षेत्रों में खुली नालियों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में आता है और वो तेज़ी से पानी नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे बंद नालियाँ इसमें सफल नहीं हो पाती हैं। दूसरा कारक है इसमें भूमि की किस्म। आपके खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, भारी मृदा है, चिकनी मृदा है, ऐसी मृदाओं में खुली जल निकास की नालियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है कृषक की आर्थिक दशा। कृषक की आर्थिक दशा, अगर किसान संपन्न है, आय व्यय पैसा करने में वो सक्षम है, तो जल निकास की बंद नालियों का निर्माण उनको करना चाहिए। चौथी कारक है इसका भूमि की कीमत। अगर आपकी ज़मीन या भूमि शहर से नज़दीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में हमको बंद जल निकास की नालियों का निर्माण करना चाहिए। खुली नालियां बनाने से खेत के हमारे जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। पांचवा कारक है इसमें अनावश्यक जल की मात्रा। जल निकास के माध्यम से हमें कितना पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकालना है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है खेतों में, तो खुली नालियों का ही प्रयोग करना चाहिए। और छठवां कारक है पदार्थों की उपलब्धता। किस क्षेत्र में कौन सा पदार्थ आसानी से उपलब्ध है। जैसे मैंने आपको जल निकास की विधियों के बारे में बताया था कि लकड़ी की नालियाँ, पत्थरों की नालियाँ, जो चीज़ जहाँ आसानी से उपलब्ध है, उन्हीं पदार्थों का हमको उनके बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये 5 कारक हैं, जिनको आप वर्णन करेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त होंगे। मैं विगत 20 वर्षों से बच्चों एग्रीकल्चर विषय का अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। वर्ष 2018-19 में ये लैपटॉप योजना जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित थी, जिसमें मेरी कक्षा में 105 छात्रों में से 90 छात्रों ने इस योजना के तहत 25,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी, जो मेरे ज़िले के हिसाब से सर्वाधिक राशि अभी तक एक क्लास में बच्चों ने प्राप्त की है। इसके पहले मेरी क्लास का एक स्टूडेंट रतन खरे मध्य प्रदेश में कृषि संकाय विषय में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप इन नोट्सों को पढ़ें, लिखें और इन्हीं के आधार पर अगर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो निश्चित ही आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न इसमें बनता है, खुली एवं भूमिगत नालियां बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें निम्न बिंदु हम ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट आता है, नालियां बनाते समय भूमि के ढाल का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्राकृतिक ढाल मृदा का होता है, उसी हिसाब से नालियों को निर्मित करना चाहिए। दूसरा है, मुख्य बहाव सहायक नालियां सीधी होनी चाहिए। नालियों के बीच इनमें मोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम मोड़ रखते हैं, उससे ज़्यादा नालियों में पानी रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा मुख्य बिंदु है, सहायक नालियों में ढाल अधिक होना चाहिए। अधिक ढाल, कम ढाल होने से पानी नालियों में रुकता है। चौथा बिंदु है, नालियों में 30 सेंटीमीटर की लंबाई पर 30 मीटर की लंबाई पर 5 सेंटीमीटर का ढाल रखना चाहिए। और पांचवा बिंदु है, नालियाँ अगर मृदा चिकनी है, भूमि चिकनी है, हैवी सॉइल है, तो 20 से 25 मीटर की दूरी पर, तथा बलुई या हल्की मृदा है तो 40 से 45 मीटर पर दूरी पर ये नालियाँ हमको जल निकास की बनानी चाहिए। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बनता है, ये 2015 में पूछा गया था, अस्थाई जल निकास नालियों के 2 लाभ एवं 2 हानियाँ लिखिए, या इनको हम कह सकते हैं दूसरे रूप में ये प्रश्न आ सकता है कि 2 गुण और 2 दोष। तो आप पहले इनके लाभ या गुण देखिए। अस्थाई नालियों के निर्माण की लागत कम आती है तथा इसमें श्रम भी कम लगता है। दूसरा, यह नालियाँ शीघ्र तैयार हो जाती है। तीसरा, इनकी साफ सफाई में भी खर्च कम आता है। अब इनके हम दोष देखें तो हानियाँ में आ जाता है। पहला बिंदु,
अस्थायी नालियाँ या कच्ची नालियाँ बनाने से कृषि कार्य करने में खेतों में कठिनाई होती है, जुताई, बुवाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि करने में। दूसरी हानि इसमें होती है, कृषि जोत का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे अगर मैंने एक खेत में 10 नालियाँ बना दी तो 2-2 फुट की चौड़ाई की नालियाँ बनी तो 20 फुट की आपकी पूरी भूमि उसमें कम हो जाती है। तीसरा कारक है पोषक तत्वों की हानि। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं मृदा क्षरण के माध्यम से वो बह जाते हैं, जिससे इनकी हानि होने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न बनता है मेरे हिसाब से इस यूनिट में, भूमिगत जल निकास के 2 गुण व 2 दोष लिखिए। भूमिगत अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, लाभ क्या है। तो पहला गुण है इसका, या पहला लाभ कहें हम, कृषि क्रियाओं को करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब जनरली देखें ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रश्न हैं। अस्थायी नालियाँ ऊपर बनाई जाती है, भूमिगत नालियाँ नीचे बनाई जाती है। इनके जो गुण होते हैं वो इनके दोष बनते हैं और इनके जो दोष होते हैं वो इनके गुण बनते हैं, अगर आप इनको पलट के थोड़ा समझने का प्रयास करें। दूसरा इसका गुण है, कृषि जोत का क्षेत्रफल कम नहीं होता है। आपका खेत का आकार बराबर रहता है क्योंकि नालियाँ ज़मीन के नीचे रहती है। तीसरा है, मृदा क्षरण की संभावना नहीं रहती है क्योंकि ये नालियाँ ज़मीन के अंदर होती हैं, पानी ऊपर से निकल के बहता है। ये होगा इसके गुण। दोष की बात करें तो इन्हीं दोष में पहला दोष है, इनको बनाने में प्रारंभिक व्यय अधिक होता है, राशि अधिक लगती है। दूसरा है, इनको बनाने के लिए टेक्निकल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आम साधारण किसान इनको नहीं बना सकता है क्योंकि उनको बनाने के दौरान अगर लेवल, वाटर लेवल वगैरह आपने सही तरीके से नहीं निकाला तो पानी रुक सकता है। तीसरी इसकी हानि है या इसका दोष है कि इन नालियों के आकार को बदला नहीं जा सकता। जितनी चौड़ी मैंने एक बार बना दी आकार वही रहता है। ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के गुण एवं दोष। तो छात्र बच्चों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपने साथी बच्चों को भी पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।